Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.4 द मुगल एम्पायर फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब। अकबर से औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य। अकबर वॉज ओनली 13 years old एट द टाइम ऑफ हुमायूं's डेथ। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का ही था। When his father died, Akbar was at Kalanaur in Punjab, and therefore his coronation took place in Kalanaur itself in 1556. जब उसके पिता की मृत्यु हुई, अकबर पंजाब में कलानौर में था, इसलिए 1556 में उसका राज्य अभिषेक कलानौर में ही हुआ। It was his tutor and Humayun's favorite confidant Bairam Khan, who served as the regent of the Mughal emperor from 1556 to 1560. अब देखिए, उसके शिक्षक और हुमायूं के प्रिय और विश्वास पात्र बैरम खान ने 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के दरबारी प्रशासक की तरह काम किया। He became the Wakil of the kingdom with the title of खानी खाना। उसने खाने खाना की उपाधि प्राप्त की और राज्य में वकील का पद हासिल किया। One of the major achievements of his regency period was the defeat of Hemu and the Afghan forces in the Second Battle of Panipat in 1556, who were posing a serious threat to the Mughal Empire. उसकी दरबारी प्रशासन की अवधि के दौरान उसकी प्रमुख सफलताओं में से एक थी 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू और अफगानी सेनाओं की हार, जो कि मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत गंभीर खतरा बनी हुई थी। रीजेंसी ऑफ बैरम खान 1556 to 1560। बैरम खान का दरबारी प्रशासन रीजेंसी 1556 से 1560 तक। बैरम खां remained at the helm of affairs of the Mughal Empire for almost 4 years, which is popularly known as period of बैरम खान्स regency. बैरम खां मुगल साम्राज्य के सभी मामलों में लगभग 4 वर्षों तक सबसे ऊंचे स्थान पर रहा और इसी अवधि को बैरम खां की दरबारी प्रशासन के काल के रूप में जाना जाता है। During this phase, he appointed his favorite nobles on important positions. इस कालखंड में उसने अपने प्रिय कुलीनों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। बैरम खान emerged as the most powerful noble. बैरम खान बहुत ही शक्तिशाली दरबारी प्रशासक के रूप में उभरा। He became very arrogant. वह बहुत ही घमंडी बन गया। A group of nobles were opposed to him. अभिजातियों का एक वर्ग उसका विरोधी हो गया था। They managed to influence Akbar also. But this time Akbar was also wanted to assume full control. उन्होंने अकबर को भी अपनी बातों से प्रभावित कर दिया था। इस समय तक अकबर भी सब कुछ अपने पूरे नियंत्रण में लेना चाहता था। He removed बैरम खान. बैरम खान revolted and was defeated. उसने बैरम खान को हटा दिया। बैरम खान ने प्रतिरोध किया परंतु हार गया। अकबर pardoned him and asked him to retire. अकबर ने उसे माफ कर दिया और सेवानिवृत्त होने का अनुरोध किया। He decided to go to Mecca for pilgrimage. He was killed by an Afghan near Ahmedabad. His son later on became an influential noble under Akbar and is famous as Abdur Rahim Khan Khana. उसने हज के लिए मक्का जाने का फैसला किया। अहमदाबाद के पास एक अफगानी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई।
उसका बेटा बाद में अकबर के दरबार में एक बहुत ही प्रभावशाली दरबारी बन गया और अब्दुर रहीम खाने खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। Akbar started a policy of expansion, and after overcoming initial problems and consolidating his hold on the throne, अपनी प्रारंभिक समस्याओं को हल करने और राज्य पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करने के बाद अकबर ने विस्तार की नीति अपनाई। The major political powers spread in different parts of the country were, उस समय देशों में फैली कुछ मुख्य राजनीतिक शक्तियां क्या क्या थीं? The Rajputs who were spread throughout the country as independent chiefs and kings and were concentrated mainly in राजस्थान। वे राजपूत जो पूरे देश में स्वतंत्र सूबेदारों और राजाओं के रूप में फैले हुए थे और मुख्य रूप से राजस्थान में केंद्रित थे, वो मुख्य राजनीतिक शक्तियां बनी। The Afghan held political control mainly in Gujarat, Bihar and Bengal। अफगानियों ने मुख्यतः गुजरात, बिहार और बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण कर रखा था। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा and few other kingdoms in South India and Deccan were quite powerful। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और दक्षिण भारत के कुछ अन्य साम्राज्य और दक्कन बहुत ही शक्तिशाली थे। काबुल एंड कंधार, दो रूल्ड बाय मुगल फैक्शंस, वर होस्टाइल टुवर्ड्स अकबर। काबुल और कंधार पर यद्यपि मुगल गुटों का शासन था, पर वे अकबर से दुश्मनी रखते थे। अकबर थ्रू अ सिस्टमैटिक पॉलिसी स्टार्टेड द टास्क ऑफ एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर। अकबर ने बहुत ही व्यवस्थित नीति से साम्राज्य को फैलाने का काम शुरू कर दिया। द फर्स्ट स्टेप दैट अकबर टुक आफ्टर द डिसमिसल ऑफ बैरम खान was to put an end to the conflict within the nobility। बैरम खान को बर्खास्त करने के बाद अकबर का पहला कदम था अपने अभिजात्य वर्ग से संघर्ष समाप्त करना। He demonstrated great diplomatic skills and organization capabilities in handling it। अब देखिए, इसका नियंत्रण करने के लिए उसने अत्यंत कूटनीतिक कौशल और संगठनात्मक योग्यताओं का प्रदर्शन किया। अकबर started the policy of expansion with Central India। In 1559-1560, the first expedition was sent to capture Gwalior before moving towards Malwa। अब देखिए, अपने विस्तार की नीति की शुरुआत उसने मध्य भारत से की। 1559-60 में अकबर ने अपने पहले अभियान दल को मालवा की तरफ बढ़ने से पहले ग्वालियर को जीतने के लिए भेजा। मालवा इन सेंट्रल इंडिया वॉज रूल्ड बाय बाज बहादुर। अकबर डिप्यूटेड आदम खां टू लीड द एक्सपेडिशन अगेंस्ट इट। बाज बहादुर वॉज डिफीटेड एंड fled towards Burhanpur। Gondwana, an independent state in central India ruled by Rani Durgavati, widowed of Dalpat Shah, was conquered and annexed to the Mughal Empire in 1564। अब देखिए, बोल रहा है मध्य भारत में मालवा पर उस समय बाज बहादुर का शासन था। इसके विरुद्ध लड़ाई के अभियान पर अकबर ने आदम खान को तैनात किया। बाज बहादुर हार गया और बुरहानपुर की तरफ भाग गया। गोंडवाना दलपत शाह की विधवा रानी दुर्गावती द्वारा शासित मध्य भारत का स्वतंत्र प्रदेश था, जिसे जीतने के बाद अकबर ने 1564 में मुगल साम्राज्य में इसे शामिल कर लिया। अब देखिए राजस्थान के बारे में।
It seems that Akbar was fully aware of the importance of Rajput kingdoms and wanted them as allies in his ambition of establishing a large empire. ऐसा लगता है कि अकबर को राजपूत राजवाड़ों के महत्व की पूरी जानकारी थी और वह अपने राज्य का बड़े क्षेत्र में विस्तार करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्हें अपना मित्र बनाना चाहता था. He tried to win over the Rajputs wherever possible and inducted them into मुगल सर्विस. जहां भी संभव हुआ उसने राजपूतों को जीतने का प्रयास किया और उन्हें मुगल सेवा में नियुक्त किया. He also entered into matrimonial alliances with Rajput rulers like Bharmal. Raja Bharmal of Amber was the first to enter into alliance with Akbar. उसने भारमाल जैसे राजपूत राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए. आमेर का राजा अंबर का राजा भारमल अकबर के साथ ऐसे संबंध जोड़ने वाला पहला राजा था. The Rajput kingdoms like Metha and Jodhpur were also occupied without much resistance. मेड़ता और जोधपुर जैसे राजपूत साम्राज्यों पर भी उसने बहुत आसानी से जीत हासिल कर ली. However, Maharana Pratap, the ruler of Mewar, posed most serious challenge to the Mughal emperor and did not submit before Akbar. परंतु मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप अभी भी मुगलों के लिए गंभीर चुनौती बने हुए थे और उन्होंने अकबर के सामने हथियार नहीं डाले थे. After a prolonged struggle and siege of the fort of Chittor, Akbar succeeded in defeating the Mewar forces. बहुत लंबे संघर्ष और चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के बाद अकबर मेवाड़ की सेनाओं पर जीत हासिल करने में कामयाब हुआ. A large number of Rajput soldiers got killed in the war. बहुत बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक युद्ध में मारे गए. However, it could not be fully subdued and some resistance from Mewar side continued for a long time. परंतु अभी भी उससे पूरी तरह हराया नहीं जा सका था और कुछ न कुछ प्रतिरोध लंबे समय तक मेवाड़ की ओर से किया जाता रहा. After the fall of Chittor, Ranthambore and Kalinjar were captured. चित्तौड़ को हराने के बाद ही रणथंभौर और कालिंजर को जीता जा सका था. मारवाड़, बीकानेर एंड जैसलमेर also submitted to अकबर. मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर ने भी अकबर के सामने हार मान ली थी. By 1570, Akbar had captured almost the whole of राजस्थान. 1570 तक अकबर ने लगभग पूरे राजस्थान को जीत लिया था. The most important achievement of Akbar was that in spite of the subjugation of the whole of the Rajasthan, there was no hostility between the Rajputs and the Mughals. We will discuss reasons for it in a separate section in this lesson. अब देखिए, बोल रहा है 1570 तक अकबर ने लगभग पूरे राजस्थान को जीत लिया था. अकबर की सबसे महत्वपूर्ण सफलता यह थी कि पूरे राजस्थान को अपने अधीन करने के बावजूद राजपूतों और मुगलों में कोई शत्रुता नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी. इन सब कारणों के संबंध में हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे. आगे देखिए, अफगान्स, गुजरात, बिहार एंड बंगाल. Akbar's campaign against Afghans started in Gujarat in 1572. अफगानियों के खिलाफ जंग अकबर ने 1572 में शुरू की. One of the princes, इतिमाद खान, had invited Akbar to come and conquer it. वहाँ के राजकुमारों में से एक राजकुमार इतिमाद खान ने अकबर को आमंत्रित किया था कि वहाँ
वह आकर इसे जीत ले। अकबर हिमसेल्फ मार्च टू अहमदाबाद। अकबर खुद अहमदाबाद पहुंचा। द टाउन्स वॉज कैप्चर्ड विदाउट एनी सीरियस रेजिस्टेंस। किसी विशेष विरोध के बगैर ही अकबर ने नगर को जीत लिया। सूरत विथ अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस ऑफर्ड सम रेजिस्टेंस बट ऑल्सो कैप्चर्ड। अब देखिए, सूरत ने मजबूत किलेबंदी करके कुछ विरोध जताया, परंतु उस पर भी अकबर ने जीत हासिल कर ली। इन अ शॉर्ट टाइम मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपैलिटीज ऑफ गुजरात वर ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल। बहुत छोटी सी अवधि के दौरान अकबर ने गुजरात के अधिकांश रजवाड़ों पर कब्जा कर लिया। अकबर ऑर्गेनाइज्ड गुजरात इनटू अ प्रोविंस एंड प्लेस्ड इट अंडर मिर्जा अजीज कोका एंड रिटर्न टू कैपिटल। अकबर ने गुजरात को संगठित करके उसे एक प्रदेश बना दिया और इसे मिर्जा अजीज कोका के शासन के अधीन करके खुद राजधानी वापस चला गया। Within 6 months, various rebellious groups came together and revolted against the Mughal rule, and the Mughal governor had to cede a number of territories. 6 महीने के अवधि में अनेक बागी गुटों ने एकता कर ली और मिलकर मुगल शासन के विरुद्ध विरोध कर दिया, और मुगल सूबेदार को कई प्रदेशीय क्षेत्रों को से अपना कब्जा छोड़ना पड़ा। द लीडर ऑफ रिबेलियंस व इख्तियार उल मुल्क एंड मोहम्मद हुसैन मिर्जा। Akbar got the news of rebellion in Agra and he set out for Ahmedabad. Akbar marched at a rapid pace and managed to reach Ahmedabad in 10 days. The emperor quickly suppressed the rebellion. अब देखिए, बागियों के नेता थे इख्तियार उल मुल्क और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा। अकबर ने आगरा में विद्रोह की खबर सुनी तो वह अहमदाबाद के लिए निकल पड़ा। अकबर बहुत तेज गति से आगे बढ़ा और 10 दिन के अंदर अहमदाबाद पहुंच गया। बादशाह ने बहुत जल्द ही विरोध को कुचल दिया। बंगाल एंड बिहार which were under the controls of Afghans were paid attention after the Gujarat expedition. गुजरात के अभियान के बाद बंगाल और बिहार की तरफ रुख किया गया जो अफगानियों के नियंत्रण में थे। In 1574, अकबर along with मुनीम खान खान marched towards बिहार। 1574 में अकबर मुनीम खान खाना के साथ बिहार की तरफ बढ़ा। In short time, Hajipur and Patna were captured and Gaur, Bengal was also taken away. बहुत ही कम समय में हाजीपुर और पटना जीत लिए गए और गौड़ बंगाल को भी जीत लिया गया। With this, the independent rule of Bengal was ended in 1576. By 1592, the Mughal Mansabdar Raja Man Singh also brought the whole of Orissa under the Mughal rule. इसके साथ ही 1576 तक बंगाल में स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। 1592 तक मुगल मनसबदार राजा मान सिंह ने लगभग पूरे उड़ीसा को मुगल साम्राज्य के अधीन कर दिया। A series of conflicts arose in some regions of Mughal Empire in 1581. 1581 में मुगल साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में सिलसिलेवार लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। बंगाल, बिहार, गुजरात and the northwest were main center of unrest. बंगाल, बिहार, गुजरात और उत्तर पश्चिम असंतोष के मुख्य केंद्र थे। The Afghans were at the root of these problems since they were overthrown everywhere by the Mughals. इस समस्या के मूल में थे अफगानी, जिन्हें मुगलों ने हर जगह से बाहर निकाल दिया था। Apart from this, Akbar's policy of strict administration of Jagirs was also responsible for this. इसके अतिरिक्त जागीरों के कठोर प्रशासन की अकबर की नीति भी इसके लिए जिम्मेदार थी।
A new policy was adopted, according to which the Jagirdars were asked to submit the accounts of the Jagirs. अब देखिए, एक नई नीति अपनाई गई जिसके तहत जागीरदारों को अपनी जागीरों का लेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया. This created dissatisfaction and जागीरदार्स rose in revolt. इससे असंतोष पैदा हो गया और जागीरदार विरोध में खड़े हो गए. मासूम खां काबुली, रोशन बेग, मिर्ज़ा सफरुद्दीन and Arab Bahadur were the main leaders of rebels. अब देखिए, मासूम खान काबुली, रोशन बेग, मिर्जा सराफुद्दीन और अरब बहादुर बागियों के मुख्य नेता बने. Imperial officers posted there tried to crush the rebellion but failed. अब देखिए, वहां तैनात शाही अधिकारियों ने इस बगावत को दबाने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके. अकबर immediately sent a large force under Raja Todarmal and Sheikh Farid Bakshi. अकबर ने तुरंत राजा तोडरमल और शेख फरीद बख्शी के अधीन एक बड़ी फौज देकर उन्हें वहां भेजा. A little later, Aziz Koka and Shahbaz Khan were also sent to help Todarmal. कुछ ही समय के बाद अजीज कोका और शहबाज खान को भी तोडरमल की सहायता करने के लिए भेज दिया गया. The rebels declared Akbar's brother Hakim Mirza, who was in Kabul, as their king. बागियों ने अकबर के भाई हकीम मिर्ज़ा को, जो उस वक्त काबुल में था, अपना राजा घोषित कर दिया. But soon the Mughal forces were able to successfully crush the rebellion in Bihar, Bengal and adjoining regions. परंतु शीघ्र ही मुगल सेनाओं ने बिहार, बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्रोहों को बहुत सफलतापूर्वक दबा दिया. अब देखिए, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट, पंजाब और उत्तरी पश्चिम. इन द पंजाब, मिर्ज़ा हकीम was creating problems for Akbar and he attacked Lahore. Hakim Mirza was expecting a number of Mughal officers to join him, but no large group joined him. पंजाब में मिर्ज़ा हकीम अकबर के लिए समस्या खड़ी कर रहा था और उसने लाहौर पर हमला कर दिया. हाकिम मिर्ज़ा को उम्मीद थी कि बहुत से मुग़ल अफसर उसका साथ देंगे, परंतु किसी भी बड़े समूह ने उसका साथ नहीं दिया. अकबर डिसाइडेड टू मार्च टूवर्ड्स लाहौर हिमसेल्फ. अकबर ने खुद लाहौर की तरफ बढ़ने का फैसला किया. हकीम मिर्ज़ा इमीडिएटली रिट्रीटेड एंड अकबर कंट्रोल्ड द होल रीजन. हकीम मिर्ज़ा तुरंत पीछे हट गया और अकबर ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया. He gave first priority to organize the protection of northwest frontier. अब देखिए, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता रही उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्थित करना. After this, he marched towards Kabul and conquered this territory. इसके बाद उसने काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया और उस प्रदेश पर विजय प्राप्त की. अकबर gave the charge of Kabul to his sister बख्तुनिशा बेगम. काबुल का कार्यभार उसने अपनी बहन बख्तुनिशा बेगम को सौंप दिया. Later on, Raja Man Singh was appointed governor of Kabul and it was sent to him in Jagir. बाद में राजा मान सिंह को वहाँ का सूबेदार तैनात किया गया और उसे जागीर के रूप में इसे दे दिया गया. आगे देखिए. Another important development in the northwest region was the rebellion of Roshanai, who captured the road between Kabul and Hindustan. अब देखिए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो अन्य गतिविधियां विकसित हुई वह थी रोशनाइयों की बगावत, जिसने काबुल और हिंदुस्तान के बीच के मार्ग पर कब्जा कर लिया.
Roshanai was a sect established by a soldier who was called Peer Roshanai in the region. रोशनाई एक सैनिक सिपाही द्वारा स्थापित संप्रदाय था जिसे उस प्रदेश में पीर रोशनाई कहते थे. His son Jalala was heading the sect who had large following. उसका पुत्र उस पंथ का सरदार था जिसके बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी थे. Akbar appointed Jain Khan as commander of a strong force to suppress the Roshanais and establish Mughal control in the region. अब देखिए, अकबर ने रोशनाइयों को दबाने के लिए और वहां मुगलों का नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत बलशाली फौज का सेनापति बनाकर जैन खान को वहां भेजा. सैयद खान गखर and Raja Birbal were also sent with separate forces to help जैन खान. अब देखिए, जैन खान की मदद करने के लिए सैयद खान गखड़ और राजा बीरबल को भी अलग अलग सैनिक टुकड़ियों के साथ वहां भेजा गया. इन वन ऑफ द ऑपरेशंस बीरबल वॉज किल्ड विथ मोस्ट ऑफ हिज फोर्सेस. एक सैनिक कार्यवाही के दौरान अपने अधिकतर सैनिकों के साथ बीरबल मारा गया. अकबर वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब विद द डेथ ऑफ हिज ट्रस्टेड फ्रेंड बीरबल. अब देखिए, अकबर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसका एक दोस्त जिस पे वो बहुत विश्वास करता था बीरबल, वह मर गया. He deputed Raja Todamal and Raja Man Singh to suppress the rebellion and they were successful in defeating the Roshanais. Akbar for a long time had his eyes set on conquering Kashmir. It was annexed to the Mughal Empire in 1586. उसने बगावत को दबाने के लिए राजा तोडरमल और राजा मान सिंह को नियुक्त किया और वे दोनों रोशनाइयों को हराने में कामयाब रहे. लंबे समय तक अकबर कश्मीर को जीतने के लिए उस पर आंखें गड़ाए रखा था. 1586 में कश्मीर मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया. Some pockets in Sindh in the northwest were still independent. सिंध के में उत्तर पश्चिमी में अभी भी कुछ रिहायशी क्षेत्र स्वतंत्र थे. इन 1519 अकबर अपॉइंटेड खान खाना as the governor of Multan and asked him to subdue Balochis, a tribe in the region, and conquer the whole territory. अब देखिए, 1590 में अकबर ने खाने खाना को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया और उसे बिलोचियों को हराने के लिए कहा जो उस क्षेत्र की एक जनजाति थी और उस पूरे प्रदेशीय क्षेत्र को जीतने का आग्रह किया. फर्स्ट, Thatta was annexed and placed as a sarkar in the Suba of Multan. The conflict with Balochis in the adjoining regions continued. Finally, by the year 1595, the complete supremacy of Mughals over northwest region was established. सबसे पहले थट्टा पर अधिकार किया गया और मुल्तान के सूबे में उसे सरकार के रूप में स्थापित किया गया. आसपास के क्षेत्रों में बलूचियों के साथ झड़पें होती रहीं. अंत में वर्ष 1595 में पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर मुगलों की संपूर्ण सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई. फिर देखिए दक्कन के बारे में. आफ्टर 1590 Akbar gave shape to a Deccan policy to bring these states under Mughal control. 1590 के बाद दक्कन के प्रदेशों को मुगलों के नियंत्रण के अधीन लाने के लिए दक्कन नीति को साकार रूप दिया गया. During this period, the Deccan states were facing internal tensions and regular conflicts. इस अवधि के दौरान दक्कन के प्रदेशों में आंतरिक तनाव और निरंतर युद्ध चल रहे थे. In 1591, Akbar sent offers to the Deccan states asking them to accept Mughal sovereignty, but there was not much success.
1591 में अकबर ने दक्कन प्रदेशों को उपहार भेजकर यह संदेश भिजवाया कि वे मुगलों की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लें, परंतु इसमें उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। नाउ अकबर डिसाइडेड ऑन अ पॉलिसी ऑफ अग्रेशन। अब अकबर ने आक्रमण की नीति अपनाने का निर्णय ले लिया। The first expedition was dispatched to Ahmednagar under the command of Prince Murad and Abdul Rahim Khan Khanan. पहला अभियान अहमदनगर के लिए कूच किया गया, जिसके सेना नायक थे राजकुमार मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना। In 1595, the Mughal forces invaded Ahmednagar. 1595 में मुगल सेनाओं ने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। इट्स रूलर चांद बीबी डिसाइडेड टू फेस द मुगल्स। इसकी शासिका चांद बीबी ने मुगलों का मुकाबला करने का फैसला किया। शी अप्रोच्ड इब्राहिम आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा फॉर हेल्प बट विथ नो सक्सेस। उसने सहायता के लिए बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह और गोलकुंडा के कुतुब शाह से संपर्क किया, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। अ फियर्स कॉन्फ्लिक्ट फॉलोड। घमासान युद्ध हुआ। आफ्टर हेवी लॉसेस ऑन बोथ साइड्स अ ट्रीटी वॉज वर्कड आउट एंड चांद बीबी सीडेड बेरार टू मुगल्स। दोनों तरफ भारी नुकसान होने के बाद एक समझौता किया गया, जिसके तहत चांद बीबी ने बरार मुगलों के हवाले कर दिया। आफ्टर सम टाइम चांद बीबी अटैक्ड बेरार टू टेक इट बैक। कुछ समय के बाद चांद बीबी ने बेरार को वापस लेने के लिए फिर से हमला कर दिया। एट दिस पॉइंट निजाम शाही, कुतुब शाही एंड आदिल शाही ट्रुप्स डिसाइडेड टू प्रेजेंट अ जॉइंट फ्रंट। अब देखिए, इस वक्त निजाम शाही, कुतुब शाही और आदिल शाही टुकड़ियों ने मिलकर मोर्चा संभालने का निर्णय किया। द मुगल्स सफर्ड हैवी लॉसेस बट कुड रिटेन देयर पोजीशन। अब देखिए, मुगलों को भारी नुकसान हुआ, इसके बावजूद वे अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहे। Meanwhile, serious differences between Murad and Khan Khana weakened Mughal positions. इस बीच मुराद और खान खाना में आपस में गंभीर मतभेद पैदा होने से मुगलों की ताकत बंटने लगी। अकबर therefore recalled Khan Khanan and deputed Abdul Fazl to Deccan. इसलिए अकबर ने अब खान खाना को वापस बुला लिया और दक्कन में अबुल फजल को नियुक्त कर दिया। आफ्टर प्रिंस मुराद्स डेथ इन 1598, प्रिंस डैनियल एंड खान खानन वाज सेंट टू दक्कन। 1598 में राजकुमार मुराद की मृत्यु के बाद राजकुमार दानियल और खान खाना को दक्कन भेजा गया। अहमदनगर वॉज कैप्चर्ड। अहमदनगर जीत लिया गया। सून द मुगल्स ऑल्सो कॉन्कर्ड असीरगढ़ एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। जल्द ही मुगलों ने असीरगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया। आदिल शाह ऑफ बीजापुर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एलिगेंस एंड ऑफर्ड हिज डॉटर टू मैरिज टू प्रिंस दानियाल। अब देखिए, बीजापुर के आदिल शाह ने भी मित्रता दर्शाई और राजकुमार दानियल से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा। Meanwhile, Chand Bibi also died. Now, Mughal territories in Deccan included Asirgarh, Burhanpur, Ahmednagar and Berar. अब देखिए, इसी बीच चांद बीबी की भी मृत्यु हो गई। अब दक्कन में मुगलों के प्रदेशों में असीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर और बरार शामिल थे। Along with the expansion of territory, Akbar initiated the policy of absorbing the chieftains into Mughal nobility. प्रदेशीय विस्तार के साथ साथ अकबर ने सेना नायकों को मुगल अभिजातियों में मिलाने की नीति शुरू की। His policy paid rich dividends to the empire.
उसकी नीति से मुगल साम्राज्य को बहुत फायदा हुआ. The Mughal emperor succeeded in getting the support of chieftains and their armies for new conquest. मुगल शासक अपनी नई जीतों के लिए सेना नायकों और उनकी सेनाओं की सहायता हासिल करने में कामयाब हो गया. As part of Mughal nobility, their help was also available for administering a large empire. मुगल अभिजातियों की भूमिका इतने बड़े साम्राज्य के शासन कार्य को चलाने के लिए भी मदद के रूप में उपलब्ध थी. In addition, a friendly relationship with them ensured peace for the empire. इसके अतिरिक्त उनके साथ शांतिपूर्ण संबंधों की वजह से साम्राज्य में शांति भी सुनिश्चित हुई. The chieftains also benefited from the policies. सेना नायकों को भी इस नीति से बहुत फायदा हुआ. Now they could retain their territories and administer them as they wished. In addition, they received Jagir and Mansab. अब वे अपने क्षेत्रों को अपने पास रखकर अपनी इच्छा के अनुसार शासन कर सकते थे. इसके साथ साथ उन्हें जागीर और मनसब भी दिए गए. You would learn about these administrative measures in lesson 12 of module 2. इन प्रशासकीय उपायों के संबंध में आप पाठ 12 में मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे. Often they got territories in Jagir bigger than their kingdoms. उन्हें जागीर में जो प्रदेश दिए जाते थे वे अक्सर उनके अपने साम्राज्यों से बड़े होते थे. It also provided them security from enemies and rebellions. इससे उन्हें दुश्मनों और बागियों से भी सुरक्षा प्राप्त होती थी. Many Rajput mansabdars were assigned their own territories as Watan Jagir, which was hereditary and non-transferable. कई मनसबदारों को वतन जागीर के रूप में उन्हें अपना प्रादेशिक क्षेत्र भी दिया गया जो वंशानुगत था और उसे किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था, किसी और को नहीं दिया जा सकता था. The territorial expansion under Akbar gave a definite shape to the Mughal Empire. अकबर के अधीन हुए प्रादेशिक विस्तार ने मुगल साम्राज्य को निश्चित आकार दिया. In terms of territorial expansion, very little was added to the empire after Akbar. प्रादेशिक विस्तार की बात करें तो अकबर के बाद बहुत कम प्रदेश साम्राज्य में शामिल हो सके. Some territories were added during the regions of Shahjahan and Aurangzeb in the Deccan and northeast of India. शाहजहां और औरंगजेब के काल में दक्कन और उत्तर पूर्व भारत के कुछ प्रदेश साम्राज्य में शामिल जरूर हुए थे. आगे देखिए. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा ये चैप्टर है और इसके जो वीडियोस हैं ये घंटों के वीडियोस हैं. तो आप लाइन से वीडियोस को देखिए और हमारे मोबाइल ऐप से अगर पढ़ रहे हैं आप तो आपको तो अनलिमिटेड व्यूज़ है. आप ऑफलाइन भी सेव करके लाइन से पढ़ सकते हैं. ठीक है. जहांगीर एंड शाहजहां के बारे में आइए देखते हैं. जहांगीर डिसाइडेड टू फॉलो अकबर्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन द डेक्कन. जहांगीर ने दक्कन में अकबर की विस्तार नीति को अपनाया. बट जहांगीर कुड अचीव लिटिल सक्सेस इन इट ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स. परंतु कुछ समस्याओं के कारण उसे इस काम में बहुत कम सफलता मिली. He could not devote much attention in the crucial phase due to Khurram's revolt. खुर्रम की बगावत की वजह से पैदा हुए संकट के कारण वह इस तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाया. The Mughal nobles were also involved in a number of intrigues and conflicts to gain some advantages from Deccan. दक्कन में कुछ फायदा उठाने के लिए मुगल अभिजात्य वर्ग भी अनेक षड्यंत्रों और लड़ाइयों में शामिल था. During the first 3 years, the Deccan region
half of Balaghat and many districts of Ahmednagar. Malik Amber was the main ruler of who managed to defeat Mughal forces and captured Berar, Balaghat and parts of Ahmednagar. The Mughals could not regain control of the lost territories. Meanwhile, Shah Jahan revolted against his father and became friends with Malik Amber. पहले 3 वर्षों के दौरान दक्कन ने बालाघाट और अहमदनगर में काफ़ी जिलों को फिर से हासिल कर लिया। मलिक अंबर ने इनमें से प्रमुख शासक था जिसने मुगल सेनाओं को हराकर बरार, बालाघाट और अहमदनगर के कुछ भागों को वापस जीता। हारे हुए प्रदेशों पर मुगल फिर दोबारा कब्जा हासिल नहीं कर सके। इसी दौरान शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी और मलिक अंबर से मित्रता स्थापित कर ली। मलिक अंबर मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर Ahmednagar, but failing there, he took away Sholapur from Adil Shah and in alliance with Shah Jahan tried to capture Burhanpur but failed. मलिक अंबर ने अहमदनगर पर कब्जा करने की कोशिश की मगर असफल रहा। उसने आदिल शाह से शोलापुर छीन लिया और शाहजहां के साथ मिलकर बुरहानपुर पर कब्जा करने की कोशिश की परंतु असफल रहा। Once peace was established between Jahangir and Shahjahan. एक बार तो जहांगीर और शाहजहां के बीच शांति स्थापित हो गई। मलिक अंबर was also pacified. अब देखिए, मलिक अंबर भी शांत हो गया। मलिक अंबर died in 1627 and was succeeded by his son Fath Khan as Wakil and Peshwa of the kingdom. Fath Khan was arrogant and during his time the conflict between the Dakhnis and other nobles grew. अब देखिए, सन 1627 में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई और साम्राज्य के वकील और पेशवा के रूप में उसका उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र फतेह खान। फतेह खान बहुत आक्रामक प्रकृति का था और उसके शासन के दौरान दक्कनियों और अभिजातियों के बीच परस्पर लड़ाइयाँ होती गईं। During the reign of Jahangir, there was no addition to the Mughal territory in Deccan. जहांगीर के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य में दक्कन से कोई भी प्रदेश शामिल नहीं हो सका। In fact, the Deccani rulers weakened the Mughal authority in their states. Over-ambition of Malik Amber was an obstacle in the way of a joint front of the Deccan state. असल में दक्कनी शासकों ने अपने प्रदेशों में मुगल साम्राज्य को बहुत कमज़ोर बना दिया था। मलिक अंबर की अति महत्वाकांक्षा दक्कन प्रदेशों के संयुक्त मोर्चे की राह में एक बड़ी बाधा थी। आगे देखिए, During the period between the death of Jahangir and the accession of Shah Jahan, the Mughal governor of the Deccan, Khan Jahan Lodi, with the intention of securing help in the times of necessity, gave away Balaghat to Nizam Shah. अब देखिए, जहांगीर की मृत्यु होने और शाहजहां के राज सिंहासन पर बैठने की अवधि के दौरान दक्कन के मुगल सूबेदार खान जहान लोदी ने ज़रूरत के वक्त मदद लेने के इरादे से बालाघाट निज़ाम शाह को दे दिया। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, शाहजहां ऑर्डर्ड खान जहान लोदी टू रिकवर इट बट द लेटर फेल्ड। शाहजहां रिकॉल्ड हिम टू कोर्ट। सिंहासन पर बैठने के बाद शाहजहां ने खान जहान लोदी को बालाघाट वापस लेने का आदेश दिया परंतु वह इसमें असफल रहा और इसके बाद शाहजहां ने उसे दरबार में वापस बुला लिया। खान जहान turned hostile and rebelled. He took shelter with नजीम शाह। अब देखिए, इस पर खान जहान उसका दुश्मन बन गया और उसने बगावत कर दी। उसने निजाम शाह के पास जाकर आश्रय ले लिया। द इन्फ्यूरिएटेड शाहजहां
This infuriated Shah Jahan and he decided to follow aggressive policy towards the Deccan states. इस पर क्या हुआ फिर, इसने शाहजहां को क्रोधित कर दिया और उसने दक्कन प्रदेशों के विरुद्ध आक्रमण रुख अपनाने का निर्णय ले लिया. शाहजहां's main concern was to recover the lost territories of the Deccan. शाहजहां का मुख्य उद्देश्य था दक्कन में खोए हुए प्रदेशों को वापस हासिल करना. He believed that independence of Ahmednagar was in the way of Mughal control in the Deccan. उसे विश्वास था कि दक्कन में अहमदनगर की स्वतंत्रता मुगल नियंत्रण के आड़े आ रही थी. He decided to isolate Ahmednagar and win over बीजापुर and Marathas. उसने अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर और मराठों को जीतने का निर्णय किया. He was successful. इसमें उसे सफलता मिली. फतेह खान, son of Malik Ambar, also made peace with Mughals. मलिक अंबर के पुत्र फतेह खान ने भी मुगलों से सुलह कर ली. Now Muhabbat Khan was appointed governor of the Deccan, but the conflict with Deccan states continued. अब मुहब्बत खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया, परंतु दक्कन के राज्यों के साथ लड़ाई अभी भी जारी रही. Finally, in 1636, treaties were signed with बीजापुर and गोलकोंडा. अंत में सन 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. The main points of the agreement with बीजापुर were, बीजापुर के साथ समझौते की कुछ मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं. क्या थी वे शर्तें, आइए देखते हैं. आदिल शाह एक्सेप्टेड द मुगल सुजरैनिटी. आदिल शाह मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा. ही वॉज टू पे 20 लाख रुपीज एज इंडेमिनिटी. उसे 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे. ही वॉज नॉट टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ गोलकोंडा. वह गोलकुंडा के मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा. मुगल एम्परर वॉज टू arbitrate in case of any dispute between बीजापुर and गोलकुंडा. बीजापुर और गोलकुंडा के बीच कोई विवाद होने पर मुगल शासक उनका बिचौलिया होगा. आदिल शाह टू हेल्प मुगल्स इन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट शाहजी भोंसले. शाहजी भोंसले के खिलाफ लड़ाई में आदिल शाह मुगलों की सहायता करेगा. आगे देखिए. गोलकोंडा also made a separate treaty according to this treaty. अब देखिए, गोलकोंडा ने भी एक पृथक संधि पत्र तैयार किया. इस संधि पत्र के अनुसार गोलकोंडा took oath of loyalty towards Mughal emperor. He agreed to include the name of the Mughal emperor in khutbah and exclude the name of Shah of Iran. गोलकुंडा ने मुगल शासकों के प्रति वफादारी की शपथ ली. उसने मुगल शासक के नाम को खुतबा में स्वीकार करने की सहमति दी और ईरान के शाह का नाम छोड़ दिया. गोलकुंडा agreed to pay 2 लाख हुन्स per year to मुगल्स. गोलकुंडा ने मुगल को 2 लाख हुण प्रति वर्ष देने की सहमति दे दी. The treaties ended the conflicts in the Deccan. इन समझौतों से दक्कन में लड़ाइयों का अंत हो गया. The Mughals could expand their area of dominance to large part of southern India. अब मुगल अपना अधिकार क्षेत्र दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र तक फैलाने में कामयाब हो सके. A distinct change in Mughal policy came towards 1656 to 57 when the treaties were ignored. 1656 से 1657 में जब समझौतों की अनदेखी की गई तो मुगल नीति में एक विशिष्ट तब्दीली आई. Now, Shah Jahan asked Aurangzeb to conquer and annex the treaties of Deccan kingdoms. अब शाहजहां ने औरंगजेब से दक्कन के साम्राज्यों को सभी प्रदेशों को जीतकर मुगल साम्राज्य के साथ जोड़ने का आदेश दे दिया. It is argued by some historians that this change of policy was to exploit resources of the Deccan states of Mughals. However, this change did not benefit the Mughal empire and in any substantial way and created more problems for future.
अब देखिए, कुछ इतिहासकार ने यह तर्क दिया था कि इस नीति को बदलने का कारण था दक्कन के प्रदेशों में उपलब्ध संसाधनों का दोहन करना, परंतु इस परिवर्तन से मुगल साम्राज्य को कोई खास लाभ नहीं मिला, बल्कि इससे भविष्य के लिए और अधिक समस्याएं पैदा हो गईं। अब औरंगजेब के बारे में देखिए। औरंगजेब बिलीव्ड इन अग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स डेक्कन। Professor Satish Chandra identifies three distinct phases in his policies toward Deccan states. औरंगजेब दक्कन के प्रति बहुत आक्रामक नीति अपनाने में विश्वास रखता था। प्रोफेसर सतीश चंद्र दक्कन प्रदेशों के प्रति उसकी नीति के तीन विभिन्न चरणों को रेखांकित करते हैं। From 1658 to 1668, the focus was to get hold of the territories of Kalyani, Bidar, and Parenda from Bijapur. During this phase, attempts were made to secure the help of Deccan states against Marathas. The efforts were also made by Jai Singh, the governor of Deccan, to conquer Bijapur, but the efforts failed. 1658 से 1668 के दौरान मुख्य लक्ष्य था बीजापुर से कल्याणी, बीदर और परेंडा प्रदेश को छीनकर अपने कब्जे में करना। इस चरण के दौरान मराठों के विरुद्ध दक्कन प्रदेशों से सुरक्षा सहायता पाने की कोशिश की गई। दक्कन के सूबेदार जय सिंह ने भी बीजापुर को जीतने का प्रयास किया, किंतु वो असफल रहे। ठीक है, आगे देखिए। फ्रॉम अराउंड 1668 टू 1684 देयर वॉज अ शिफ्ट इन द पॉलिसी। 1668 से 1684 के दौरान इस नीति में थोड़ी तब्दीली की गई। द डेथ ऑफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर, ग्रोइंग पावर ऑफ शिवाजी and increasing influence of Akhana and Madana, two brothers in Golconda administration, affected the Mughal policy. आदिल शाह की मृत्यु, शिवाजी की बढ़ती शक्ति और गोलकुंडा प्रशासन के दो भाइयों अखन्ना और मदन्ना ने मुगल नीतियों को प्रभावित किया। गोलकुंडा tried to force an alliance with Shivaji and Bijapur. Aurangzeb's efforts to contain Marathas were not very successful. The alliance, with minor shifts and frequent tensions, continued in some form or the other. Aurangzeb was not inclined to annex the Deccan states. अब देखिए, गोलकुंडा ने शिवाजी और बीजापुर के साथ गुप्त समझौता करने की कोशिश की। मराठों को घेरने के लिए औरंगजेब की कोशिशों को कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। कुछ छोटी छोटी तब्दीलियों और जल्दी जल्दी पैदा होने वाले तनाव किसी न किसी रूप में जारी होते ही रहे। आगे देखिए। इन द थर्ड फेज 1684 to 1687, Aurangzeb followed the policy of outright annexation of the Deccan state. तीसरे चरण में 1684 से 1687 औरंगजेब ने दक्कन के प्रदेशों को खुल्लम खुल्ला अपने राज्य में शामिल करने की नीति अपनाई। औरंगजेब पर्सनली सुपरवाइज द सीज ऑफ बीजापुर। औरंगजेब ने बीजापुर की घेराबंदी खुद की निगरानी में किया। By 1687, both Bijapur and Golconda, along with the territory of Karnataka, were annexed in the Mughal Empire. अब देखिए, बोल रहा है कि 1687 तक दोनों ही बीजापुर और गोलकुंडा कर्नाटक के क्षेत्रों के साथ मुगल साम्राज्य के अधीन हो गए। ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट with Marathas continued from 1687 to 1707. Aurangzeb spent most of his times in Deccan and could manage to keep the region under Mughal control. But after his death in 1707 at Aurangabad in Deccan, they reasserted independence and succeeded in a short period.
1687 से 1707 तक मराठों के साथ लड़ाई जारी रही। औरंगजेब ज़्यादातर वक्त तक दक्कन में रहा और उसने इस क्षेत्र को मुगल के नियंत्रण के अधीन कायम रखा, परंतु 1707 में उसकी मृत्यु के बाद, दक्कन में औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हुई, उन्होंने फिर से स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास किया और बहुत ही कम समय में वो इसमें सफल भी हो गए। Apart from Deccan, Aurangzeb could expand Mughal power in Assam in the northeast region. दक्कन के अतिरिक्त औरंगजेब उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में असम तक मुगल शक्ति का विस्तार करने में कामयाब रहा। The major success of Mughals in this region was annexation of Ahom Kingdom, Assam, under Mir Jumla, the governor of Bengal. अब देखिए, इस क्षेत्र में मुगलों की सबसे बड़ी सफलता थी अहोम साम्राज्य असम के मीर जुमला को बंगाल के सूबेदार के अधीन लाकर अपने साथ जोड़ना। Another notable achievement in the northeast was capture of Chattagaon in 1664 under Shaist Khan, the new governor of Bengal. आगे देखिए, एक अन्य महत्वपूर्ण उत्तर पूर्वी की विजय थी। बंगाल के नए गवर्नर शाइस्ता खान के अधीन 1664 में चटगांव की जीत हुई। द अहोम किंगडम कुड नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड फॉर लॉन्ग। अहोम साम्राज्य पर बहुत लंबे समय तक सीधा नियंत्रण नहीं रखा जा सका। द मुगल फौजदार्स पोस्टेड देयर had to face resistance and there were regular conflicts. By 1660, Ahom succeeded in capturing Kamrup and Mughal control ended. अब देखिए, वहाँ तैनात मुगल फौजदार को विरोध सहना पड़ा और वहाँ नियमित रूप से लड़ाइयाँ होती रहती थीं। 1680 तक अहोम के शासकों ने कामरूप पर जीत हासिल कर ली और वहाँ मुगल नियंत्रण समाप्त हो गया।